हेलो दोस्तों, यह CSS बॉक्स मॉडल का पार्ट 2 है। हमने CSS बॉक्स मॉडल पार्ट 1 में बॉक्स मॉडल के फंडामेंटल समझे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बॉक्स मॉडल में फोर मेन एरियाज होते हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। ये सब हमने बॉक्स मॉडल फंडामेंटल्स वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया था और प्रैक्टिकल कर देखा भी था। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बहुत कमाल की चीज़ होती है। लगभग सभी वेबसाइट्स में बॉक्स साइजिंग यूज हुआ होता है प्रॉपर्टी। बॉक्स साइजिंग के दो वैल्यू होते हैं, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। तो कंटेंट बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है और बॉर्डर बॉक्स हम लोग अपने से सेट करते हैं। तो यही बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर एक प्रोजेक्ट में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज करने वाले हैं। तो ये क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू से थोड़ा सा बता दूंगा कि हम इसके पिछले वीडियो में थोड़ा सा क्या सीखे थे, उसके बाद से क्या प्रॉब्लम आया कि बॉक्स साइजिंग उसको सॉल्व कर रहा है। तो देखिए, बॉक्स मॉडल इन CSS फंडामेंटल्स वाले हम लोग वीडियो में सीखा था कि कोई भी एलिमेंट को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मान सकते हैं, जिसमें 4 मेन एरिया होंगे। कंटेंट एरिया, जिसमें हमारा ओरिजिनल कंटेंट होने वाला है, जैसे टेक्स्ट, इमेज। उसके बाद से पैडिंग, जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच स्पेस क्रिएट करेगा। उसके बाद से हम लोग बॉर्डर लगाएंगे जो विजिबल होता है। और मार्जिन होता है एलिमेंट के आउटसाइड, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। ये सब इन डेप्थ मैंने बॉक्स मॉडल पार्ट 1 में बता दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर पहले वो देख लें। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या था कि टोटल विड्थ जब कैलकुलेट हो रहा था तो कंटेंट एरिया प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर तीनों को मिलाकर इसका टोटल विड्थ कैलकुलेट हो रहा था। तो चलिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके माध्यम से थोड़ा जल्द समझते हैं। तो एक फ़ोल्डर यहाँ बना लेते हैं, 07 बॉक्स मॉडल पार्ट 2, और इसके अंदर दो फाइल बनाते हैं, index.html और style.css। HTML और style.css। index.html बॉर्डर पर कोड लिख लेते हैं और सबसे पहले CSS को लिंक कर देते हैं और इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और बॉक्स मॉडल देखने के लिए। तो ये थोड़ा इधर नीचे कर देता हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्टाइल्स में आप होंगे, एलिमेंट्स में ऊपर और स्टाइल्स, और उसके बाद से सबसे आप आखिरी में आएंगे तो ऐसा कुछ बॉक्स मॉडल दिखेगा। तो यही बॉक्स मॉडल है। तो हम लोग जल्दी से एक डिव बनाते हैं, डिव, और यहाँ पर हम लोग कुछ लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो ये डिव हो गया और इस डिव को थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, विड्थ 20 पिक्सल्स, हाइट 200 पिक्सल्स और ये 300 पिक्सल्स। कलर वाइट, बेजी कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग सियान दे देते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इसका विड्थ सेट कर दिया है। उसके बाद से हाइट और कलर वाइट दे दिया है और बैकग्राउंड कलर सियान। और इसके अंदर का फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज TRM। देखिए हेलो वर्ल्ड हो गया। तो अब इस एलिमेंट का हम लोग देखेंगे बॉक्स मॉडल। तो इस पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग डिव पर सेलेक्ट कर लेते हैं और अब इसे हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो देखिए अब इसका बॉक्स मॉडल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो बीच में कंटेंट है तो 300 विड्थ है और 200 हाइट है। अब हम लोग थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देते हैं चारों तरफ से, पैडिंग 20 पिक्सल्स। देखिए पैडिंग ऐड हो गया चारों तरफ से। तो अब इसका विड्थ हो गया 340, पैडिंग दोनों तरफ से ऐड हुआ है। तो और हम लोग बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, एक तो 10 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। तो बॉर्डर भी ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे भी चारों तरफ से बॉर्डर ऐड हो दिखाई दे रहा है, ठीक। और यहाँ से हम लोग 100%, 5%,
तो यहाँ पर बॉर्डर भी ऐड हो गया 10, तो अब इसका विड्थ हो गया 340 था और 360 इसका विड्थ हो गया, इसका विड्थ 360 हो गया। अब बॉर्डर हम लोग 10 5 कर देते हैं, 10 ही सही है। तो यहाँ पर 9.6 मतलब 10 ही है, इस सब करने पे यहाँ पर 10 ओरिजिनल दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अब इसमें ये सब ऐड होते जा रहे हैं, तो इसका ओरिजिनल कितना विड्थ हो गया वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। कमेंट ऐड कर लेते हैं CSS कमेंट्स और इसके अंदर लिखते हैं टोटल विड्थ। तो इसका टोटल विड्थ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर विड्थ कितना था 300 प्लस दोनों तरफ से पैड इन आया 20 का, तो हो जाएगा 40 प्लस, और उसके बाद से बॉर्डर आया 10, इधर भी 10 और उधर भी 10, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 360। तो 360 इसका टोटल विड्थ हो गया। तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि हम लोग विड्थ दे रहे हैं यहाँ पर 300, हम लोग विड्थ दे रहे हैं 300 पिक्सल्स और पैडिन और बॉर्डर लगा दे रहे हैं, तो इसका टोटल विड्थ हो जा रहा है 360, लेकिन हम चाहते हैं कि 300 ही विड्थ इसका है। और इसका हाइट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए टोटल हाइट 200 हाइट था, ऊपर और नीचे से पैडिंग 20 हुआ तो 40, ऊपर नीचे से बॉर्डर भी ऐड हुआ 20, तो ये कितना हो गया 240 260, तो इसका हाइट भी 260 हो गया। तो देखिए यहाँ पर करने पर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 300, तो देखिए यहाँ पर आप दिखा रहा है कि डिव का जो विड्थ है 360, यहाँ पर तो कॉन्टेक्ट विड्थ 300 और 200 दिखा रहा है। जब हम लोग यहाँ पर होवर कर रहे हैं यहाँ पर दिखा रहा है डिव का विड्थ 360 है और इसका हाइट 260 है, जो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि विड्थ जितना हम लोग ने सेट किया है उतना ही रहे, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होगा, मान लीजिए हम चाहते हैं कि 200 का कोई बॉक्स दिखाई दे, जैसे विड्थ यहाँ पर 300 चाहते हैं 300 का कोई बॉक्स दिखाई दे, और उसके बाद से हम लोग स्पेस ऐड कर रहे हैं और ये ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि हम लोग को 300 का है यहाँ पर इसका टोटल विड्थ चाहिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को विड्थ थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। यदि हम लोग चाहते हैं पैडिंग में रहे और बॉर्डर भी रहे, तो हम लोग विड्थ कितना घटाएंगे 60 घटाएंगे, तो 300 में से 60 जाएगा तो 240, तो यहाँ पर हम लोग को विड्थ 240 देना पड़ेगा। तो यदि यहाँ पर हम लोग विड्थ 240 देंगे, ये 214 हुआ, प्लस पैडिंग हम लोग 40 मान लीजिए दे देते हैं और 20 इक्वल टू 360 300। देखिए अब 300 आ रहा है, तो हमें इस तरफ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि हम लोग स्पेस इतना दे रहे हैं, बॉर्डर इतना दे रहे हैं, तो हम लोग को विड्थ कितना देना चाहिए, तो हम लोग को हर बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यदि मुझे इसको 300 पिक्सल्स दिखाना है तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा 240 पिक्सल्स। देखिए अब मैं यहाँ पर ऐसे होवर कर रहा हूँ, इसको मैं 300 सेट करने का मेरा, हाँ यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर अब विड्थ दिखा रहा है 300, तो अब इसका विड्थ हो गया 300। तो अब आप देख रहे हैं कि हम लोग को 300 का एक बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को 240 पिक्सल्स विड्थ देना पड़ रहा है। तो ये बहुत लग रहा है, मान लीजिए हमें विड्थ जितना सेट हम लोग करना चाहते हैं उतना ही दिखता तो वो ज़्यादा सही रहता। हम लोग को स्पेस बॉर्डर ये सब मैनेज करना पड़ रहा है, तो बहुत ही लेंदी हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स। तो देखिए उसका क्या काम होता है, एक प्रॉपर्टी होता है बॉक्स साइज इन, बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, 300 ही रहेगा। यहाँ पर 300 कर देते हैं पुराने जैसा, तो ये 360 ही रहेगा। रिफ्रेश कर देते हैं तो 300 यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं
डिव, तो अब हो गया 360। तो अब इसका विड्थ कितना दिखाई दे रहा है टोटल, यहाँ पर होवर करेंगे तो देखिए यहाँ पर होवर कर रहे हैं तो 360 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसे हम लोग करते हैं बॉर्डर बॉक्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हम लोग खुद से कैलकुलेशन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर हम लोग जो खुद से कैलकुलेशन कर रहे थे कि 300 विड्थ दिखाना होगा तो 240 पिक्सल्स हम लोग यहाँ विड्थ सेट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा। हम लोग जो अभी खुद से कैलकुलेशन कर रहे थे, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स लिखते ही वह अपने आप ही ये प्रॉपर्टी कैलकुलेशन कर देता है। तो देखिए कंटेंट का विड्थ हो गया 240 और इधर उधर से दोनों तरफ से ऐड हो गया 40 तो 200 हो गया 80 और इधर से और 10 ऐड हुआ तो 300। मतलब ये खुद से ही कस्टमाइज़ कर लेता है और कैलकुलेशन कर लेता है। ओवरऑल विड्थ जितना आप यहाँ से दिए रहेंगे 300 उतना ही बन जाएगा। देखिए मैं इस पर करता हूँ, देखिए 300 इसका ओवरऑल विड्थ बन चुका है। यहाँ पर आप मान लीजिए 500 दे रहे हैं तो 500 ही विड्थ रहेगा। देखिए इस पर हम लोग होवर कर रहे हैं तो देखिए 500 ही इसका विड्थ है। और यहाँ पर इसने सेट कर लिया कि यदि पैडिंग हमको 20 पिक्सल सेट किए हम लोग और बॉर्डर इतना दिखाना है तो कंटेंट का जो कंटेंट का विड्थ हम लोग कितना रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेट कर लिया 440। तो इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल जो यहाँ पर आपने सेट किया था विड्थ 500 वही आ जाएगा। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यही काम होता है। जो हम लोग खुद से कैलकुलेशन करने वाले थे वो खुद से वो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देता है। तो इस तरह से हम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी विड्थ दे देंगे तो ब्राउज़र्स में वही दिखेगा। इससे आगे हम लोग जब लेआउट बनाएंगे और रिस्पॉन्सिव भी करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि जो यहाँ पर हम लोग विड्थ दे रहे हैं वहीं दिख जा रहा है, तो वैसा ही है। तो देखिए मैं डायग्राम से थोड़ा समझा देता हूँ। कंटेंट बॉक्स में क्या हो रहा था कि टोटल विड्थ जो आ रहा था वो सब को ऐड होकर आ रहा था। जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट बॉक्स होता है तो देखिए यहाँ पर सब ऐड होकर आ रहा था, मतलब कि विड्थ, पैडिंग और बॉर्डर। और टोटल हाइट में उसी तरह हाइट, पैडिंग और बॉर्डर। और एक बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी जो अभी हम लोग ने देखा उसमें 2 प्रॉपर्टी होते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको डिफरेंस लाइव दिखा भी दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, विड्थ एंड हाइट अप्लाई ओनली टू द कंटेंट एरिया, बॉर्डर्स आर पैडिंग आर एडेड ऑन टॉप ऑफ इट। देखिए कंटेंट बॉक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट था तो विड्थ एंड हाइट अप्लाई कहाँ हो रहा था, यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो विड्थ और हाइट कंटेंट एरिया में देखिए अप्लाई हो रहा है 500 और 200। तो यही कह रहा है इसमें कि विड्थ और हाइट अप्लाई सिर्फ कंटेंट एरिया में होता है और बॉर्डर्स और जो पैडिंग हम लोग देते हैं वह ऐड हो जाता है और ऐड होकर इसका ओरिजिनल विड्थ कुछ और ही हो जाता है। तो अभी के लिए इसका ओरिजिनल विड्थ 560 हो गया। तो यही बोल रहा है कि विड्थ एंड हाइट अप्लाई ओनली इन द कंटेंट एरिया। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक डिप पर हम लोग विड्थ दे रहे हैं 200 और पैडिंग दे रहे हैं 20 पिक्सल्स और बॉर्डर दे रहे हैं 10 पिक्सल्स। तो इसका ओवरऑल विड्थ कितना हो जाएगा, 200 पिक्सल्स कंटेंट एरिया हुआ, 40 पिक्सल्स पैडिंग हुआ, क्योंकि दोनों साइड हो रहा है ना, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट, इसीलिए यहाँ पर 14 हो गया इसका डबल। और बॉर्डर 10 पिक्सल्स, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट 10 10 20, तो यहाँ पर 20 हो गया। तो इसको टोटल करेंगे तो 260 पिक्सल्स हो गया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, बॉर्डर बॉक्स में विड्थ एंड हाइट इंक्लूड कंटेंट पैडिंग और बॉर्डर। विड्थ एंड हाइट उसके अंदर ही इंक्लूड हो जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब यहाँ पर कर रहे थे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो देखिए यहाँ पर अंदर ही इंक्लूड हो जा रहे हैं और ओवरऑल जो हमारा विड्थ थे उस पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। देखिए इस पर हम लोग ओवर करें तो ओवरऑल विड्थ हम लोगों ने 500 दिया था, तो 500 यहाँ पर दिख भी रहा है और कंटेंट एरिया अपने आप से ही कस्टमाइज हो गया, तो ये ज़्यादा सही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, विड्थ एंड हाइट इंक्लूड कंटेंट पैडिंग और बॉर्डर, तो यही बता रहा है। बट नोट मार्जिन, तो मार्जिन तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। मैंने आपको बताया था कि विड्थ और हाइट, जब हम लोग एलिमेंट्स पर विड्थ और हाइट सेट करते हैं तो उसमें मार्जिन का कोई रोल नहीं होता है। मैंने फंडामेंटल्स वाले वीडियो में बताया था बॉक्स मॉडल पार्ट 1 में। तो इस एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या होगा, बॉर्डर बॉक्स में एक डिप को हम लोगों ने विड्थ दिया 200, पैडिंग दिया 20 पिक्सल्स और बॉर्डर दिया 10 पिक्सल्स, तभी भी इसका विड्थ 200 पिक्सल्स ही रहेगा। तो इसमें कम कौन होगा, कंटेंट एरिया। कंटेंट श्रिंक्स टू फिट पैडिंग प्लस बॉर्डर, पैडिंग प्लस बॉर्डर उतना ही रहेगा और पैडिंग प्लस बॉर्डर से हुए
मतलब कम हो जाएगा, तो कंटेंट एरिया ही कम हो जाएगा। ऐसा अपने आप को कस्टमाइज़ कर लेगा कि सबको प्लस करेंगे तो विड्थ और हाइट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आपने सेट किया था वही दिखेगा। ये होता है बॉर्डर बॉक्स। तो इससे क्या होता है कि लेआउट ब्रेक नहीं होते हैं। मतलब कि आपने दे दिया कि विड्थ मतलब आपको एक जगह 4 बॉक्स दिखाना है हॉरिजॉन्टली, तो सब पर विड्थ दे दिया और मान लीजिए 500 पिक्सेल्स 500 पिक्सेल्स 500 पिक्सेल्स, तो 3 मान लीजिए विड्थ दे दिए। और बाद में हम लोग जब पैडिंग वोडिंग देने लगेंगे तो ओवरफ्लो होने लगेगा, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होने लगेगा क्योंकि स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। तो जब हम लोग बॉर्डर बॉक्स देंगे तो स्क्रॉल होने के बजाय कंटेंट एरिया का विड्थ कम हो जाएगा और ओवरऑल विड्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको W3 स्कूल्स के वेबसाइट पर ले चलता हूँ, उसमें दिखाता हूँ कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज हुआ है। मतलब 98% वेबसाइट में 99% वेबसाइट में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज हुआ होता है क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो देखिए मैं ले चलता हूँ W3 स्कूल्स। तो ये हम लोग HTML के फर्स्ट वीडियो से इसे हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ सीखना होता है तो हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग आते हैं ऊपर HTML पर आप लोग क्लिक कर दीजिए क्योंकि HTML रूट होता है। रूट मतलब जड़, यहीं से ना ब्रांचेस निकलती हैं। HTML से तो ब्रांचेस निकलती हैं। HTML के चिल्ड्रन हेड और बॉडी सिबलिंग्स हुए, तो HTML ही रूट है। HTML से ही सब जितने अदर एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, उसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। ये मैंने CSS के पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू CSS में अच्छी तरीके से समझाया था कि CSS वेबसाइट में कैसे रेंडर होता है, तो ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो देखिए ये नीचे आते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है HTML बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देखिए W3 स्कूल्स वेबसाइट में भी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इसको नहीं पढ़ाता और हर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने लगता बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो आपको समझ में नहीं आता कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स में हर प्रोजेक्ट में लिखता क्यों हूँ। और अधिकतर ट्यूटोरियल में यही होता है कि शुरू में ये लोग लिख देते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जितना कोर फाउंडेशन मजबूत रहेगा उतना ही हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो टिक है मतलब कि स्टाइल अप्लाई हुआ है, तो हम लोग इसे अनटिक करेंगे तो मतलब कि इस पेज पर स्टाइल्स अप्लाई नहीं होगा, ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो देखिए जैसे मैं इसे अनटिक करूँगा तो इसका लेआउट ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि सभी चीज़ अंदर है, मतलब पैडिंग और बॉर्डर पूरा विड्थ में इंक्लूडेड है बॉर्डर बॉक्स है। तो ऐसे मैं बॉर्डर बॉक्स हटा दूंगा तो कंटेंट का उतना विड्थ हो जाएगा और जो पैडिंग और बॉर्डर इस वेबसाइट में दिया होगा उस पर थोड़ा और स्पेस आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि ओवरऑल का पेज का साइज ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने इस पर किया देखिए, और इसको मैं मोबाइल थीम खोल लेता हूँ। ठीक, और इसे iPhone XR Pixel 7। ठीक, देखिए ये कैसे थी हो रहा है यहाँ पर 100%। तो देखिए कैसे ये हॉरिजॉन्टली डांस कर रहा है। तो देख रहे हैं कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लगाया तो देखिए तुरंत कितना इसका अच्छा हो गया। और जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जैसे ये वाला नहीं ये वाला, जैसे मैं इसे हटा रहा हूँ तो सब लेआउट ही ब्रेक हो जा रहा है। देखिए क्योंकि इस बॉर्डर बॉक्स में सब विड्थ इंक्लूडेड होगा। जैसे मैं और जैसे मैं बॉर्डर बॉक्स हटा रहा हूँ तो कंटेंट बॉक्स हो जा रहा है, और कंटेंट बॉक्स में विड्थ बीच में रहता है और पैडिंग और बॉर्डर ऐड होते हैं, तो इसलिए इसका स्पेस ज़्यादा हो जा रहा है और इसका लेआउट ब्रेक हो जा रहा है। इसलिए हम लोग हर वीडियो में बॉर्डर बॉक्स यूज़ करेंगे कि जितना हम लोग विड्थ दें उतना ही UI में दिखे, जितना हम लोग हाइट दें उतना ही UI में दिखे। ठीक, इसीलिए हम लोग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बॉर्डर बॉक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये बॉक्स साइजिंग का प्रॉपर्टी बॉर्डर बॉक्स क्या होता है। और आप कोई भी वेबसाइट खोलिएगा, यही वेबसाइट नहीं एक और वेबसाइट है ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स, उससे उस पर भी हम लोग मतलब कि कुछ भी चीज़ W3 जैसे उसको उस वेबसाइट उस पर भी हम लोग जाकर कुछ चीज़ सीख सकते हैं। ग्रीक्स फॉर ग्रीक ये वेबसाइट है। तो कोई भी मान लीजिए आप वेबसाइट खोल लीजिए, रैंडम कुछ भी सर्च कीजिए, तो रैंडम कोई वेबसाइट खोल लीजिए, तो उसमें आप इंस्पेक्ट कर देखिए कि इसमें बॉर्डर बॉक्स यूज हुआ है कि नहीं। देखिए ये आ गया और मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक, तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है, अभी लेआउट ब्रेक नहीं हो रहा है। और हम लोग HTML पे जाते हैं और देखते हैं इसमें हुआ है कि नहीं यूज। तो देखिए इसमें भी यूज हुआ है बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स। देखिए इस पर जैसे मैं इस पर अनटिक करूँगा तो अभी इस पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो मैं कोई और मोबाइल में खोल लेता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स।
तो शायद पेजेस में हुए होंगे, इस पेज में ओरिजिनली नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो भी स्टाइल लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब कि यहाँ पर ये स्टाइल्स अप्लाई हुआ है बॉर्डर बॉक्स। तो मान लीजिए आप कोई भी देखना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको जल्दी मिल नहीं रहा है कि इसमें कहाँ है, तो आप कंप्यूटर में आए तो यहाँ पर आपको शुरू में ये दिखाई देगा बॉक्स मॉडल का यहाँ पर चित्र, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन होगा, शो ऑल और ग्रुप पर टिक कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए। इस पर आप कुछ भी चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा फ़ॉन्ट फैमिली कौन सा यूज हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ किसका क्या है, यहाँ पर सभी स्टाइल्स यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स साइज इन, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स, मतलब इस लेआउट देखिए लेआउट के अंदर है, मतलब इस लेआउट में बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स यूज हुआ है। तो सभी वेबसाइट्स में, ज़्यादातर वेबसाइट्स में बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स यूज हुआ होता है, क्योंकि इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर बॉक्स में क्या अंतर होता है कॉन्टेंट बॉक्स में। तो मान लीजिए कि आपको भी इसका भूल गए नाम, तो देखिए एक कैसे मैं इसे आपको याद करवाता हूँ। कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स कैसा होता है, देखिए कंटेंट बॉक्स में सिर्फ कंटेंट एरिया, मतलब कि कंटेंट बॉक्स, इसमें और कुछ ऐड होगा तो इसके ऊपर ऐड होता जाएगा और विड्थ बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बॉर्डर बॉक्स, मतलब कि बॉर्डर बॉक्स को देखिए, तो बॉर्डर बॉक्स ग्रीन वाला पार्ट है, तो इसके अंदर पैडिंग आ रहा है कंटेंट एरिया। तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि बॉर्डर बॉक्स में कंटेंट एरिया भी आएगा, पैडिंग भी आएगा और बॉर्डर भी आएगा। देखिए बॉर्डर, ये पूरा बॉक्स समझ लीजिए ग्रीन का, ग्रीन वाले को, तो ग्रीन वाले के अंदर भी देखिए पैडिंग है और ग्रीन वाले के अंदर भी कंटेंट एरिया है। तो बॉर्डर बॉक्स में ये सब कैलकुलेट होंगे, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट। और ये जो पहला लिखा है कंटेंट बॉक्स, तो इसमें देखिए बस कंटेंट एरिया दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें विड्थ बस कंटेंट एरिया पर अप्लाई होगा और आप लोग पैडिंग और बॉर्डर देंगे तो उसका विड्थ बढ़ता जाएगा। देखिए इस तरफ जाएंगे तो इसका विड्थ बढ़ता जाएगा। तो इसके नाम से भी आप लोग याद कर सकते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं मार्जिन कोलैप्सिंग। तो ये भी बहुत कमाल का टॉपिक है, तो इसे मैं आपको बता देता हूँ ये मतलब कि ये कैसे वर्क करता है। ये मतलब कि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए बहुत बच्चे परेशान भी रहते हैं कि मार्जिन कोलैप्सिंग क्या होता है। इसका मतलब कि ये इतना तो मैंने आपको बताया था कि मार्जिन करता क्या है, तो ये इसको रहने देते हैं और पहले देखते हैं कि मार्जिन करता क्या है। यहाँ पे एक हम लोग H1 देते हैं, फ्रंट एंड, और यहाँ पे भी एक को H1 देते हैं। वैसे तो एक वेब पेज में 2 H1 नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए आप H1 यूज़ कर रहा हूँ। फ्रंट एंड हो गया और यहाँ पर जी, ठीक, मैं सेव करता हूँ और इसे भी मैं सेव करता हूँ। देखिए ऊपर आ गया एक H1, नीचे भी आ गया एक H1, ठीक। तो अब हम लोग इससे हम लोग बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स हटा देते हैं अभी के लिए। तो हम लोग ने विड्थ ज़्यादा दे दिया है, तो इसे हम लोग 300 कर देते हैं, तो ये हो गया, ठीक। इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए बॉडी हो गया और ये H1 हो गया और एक डिव हो गया। तो मैं चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन जल्दी से बता देता हूँ। मैंने वैसे तो फंडामेंटल्स वाली वीडियो में बताया था, लेकिन मार्जिन क्या करता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच स्पेस क्रिएट करता है। तो देखिए यहीं पर, यहाँ पर आप लोग कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं चाहे इसमें मैं आकर लिख देता हूँ मार्जिन टॉप, मतलब कि ऊपर से कितना स्पेस क्रिएट करेगा, 30 पिक्सल्स। तो देखिए ऊपर से 30 पिक्सल्स। अब यहाँ पर आप इस पर सेलेक्ट कीजिए और अप एरो दबाइए, देखिए ऊपर से स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो एक एलिमेंट के बीच दूसरे एलिमेंट के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, उसको मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन टॉप दिया है तो मार्जिन टॉप से हो रहा है। यहाँ पर मैं बॉटम दूंगा, बॉटम, तो बॉटम से होगा। देखिए मैं बढ़ाऊंगा तो बॉटम से नीचे से इसका एलिमेंट्स की स्पेस बढ़ेगा, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच। अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्जिन कोलैप्सिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको मैं हटा देता हूँ और है कोडर जी, ठीक, और पहले वाले को भी मैं हटा देता हूँ और इसे H1 रहने देते हैं, एक नीचे वाले H1 को रहने देते हैं। और H1 को हम लोग बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं और उसका कलर WH वाइट कर देते हैं, ठीक। तो इसका दूसरा कलर दे देते हैं कैडेट ब्लू, इसे कैडेट ब्लू दे देते हैं। देखिए एक नीचे वाला एलिमेंट्स हो गया और एक ऊपर वाला, नहीं तो मैं इसे ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन दिखेगा। तो हाँ ये थोड़ा सा ही दिख रहा है। देखिए
में ऊपर वाले एक सिनेरियो सोचिए। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि मतलब कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या करूँ यदि मतलब कि मैं ऐसा करता हूँ कि क्या होगा यदि ये डिव जो है उस पर मैं मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स दे दूँ और जो हाई कोडर जी है इस पर मैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स दे दूँ, तो क्या होगा। देखिए मैं इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि मार्जिन बॉटम इस पर मैं दे दूँ मान लीजिए 50 पिक्सल्स। इस पर मार्जिन 50 पिक्सल्स हो गया, तो इस पर आकर मैं दिखा भी सकता हूँ। देखिए इस पर मैं बढ़ा भी सकता हूँ, तो इस पर हम लोग 50 ही रन देते हैं। ठीक, ऊपर हम लोग ने 50 पिक्सल्स दे दिया, तो इस पर आप आकर देख भी सकते हैं कि 50 पिक्सल्स हैं। यहाँ पर नीचे आकर बॉक्स मॉडल में डिव, तो यहाँ पर मार्जिन, हाँ देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मार्जिन बॉटम, क्योंकि हम लोगों ने बॉटम लगाया था मतलब कि नीचे 50 पिक्सल्स। देखिए यहाँ 50 पिक्सल्स नीचे दिखा रहा है और मैं नीचे वाले को 30 पिक्सल्स दे दूँ, तो ऊपर 50 पिक्सल्स और नीचे 30 पिक्सल्स, तो मतलब कि 80 पिक्सल्स। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और इस पर मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप। ठीक, मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल्स। ला, इस पर तो कुछ अंतर ही नहीं हुआ, थोड़ा सा मतलब हिला ही नहीं। इसका जो एथी हो जाना चाहिए था, कुल मिलाकर ये 80 पिक्सल्स स्पेस हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पर देखिए 50 पिक्सल्स है और मैं H1 पर से देखिए मैं हटा दे रहा हूँ। अभी मैं हटाता हूँ। मार्जिन टॉप में लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ, इसे अनटिक और अनटिक करने पर तो स्टाइल्स होता है, अप्लाई होता है। देखिए मैं इस पर कलर में कर रहा हूँ तो कलर का अप्लाई हो रहा है। उसी तरह मार्जिन टॉप में ऐड करूँ या ना करूँ कुछ अंतर ही नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या मसला है। इसी तरह आप वेबसाइट में बनाएंगे तो ऐसे ही कोर कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि ऊपर से मैंने मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स दिया और नीचे से मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स दिया, मतलब 80 पिक्सल्स का गैप दिखने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप वर्टिकली मार्जिन टॉप और बॉटम मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो जब वर्टिकली मार्जिन देते हैं तो वे ऐड नहीं होती हैं। जब कोलैप्स होती हैं तो जो सबसे बड़ा वाला मार्जिन आप जिस एलिमेंट पर दिए होंगे उसको मान्यता मिलेगी, मतलब कि वही अप्लाई होगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, मार्जिन बॉटम हम लोग दिया था 50 पिक्सल्स और मार्जिन टॉप दिया था 30 पिक्सल्स। ठीक, तो वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो गई। तो सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा यहाँ पर था 50 पिक्सल्स, इसीलिए अप्लाई कौन होगा 50 पिक्सल्स। तो इसलिए यहाँ पर कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है, मैं मार्जिन टॉप दूँ या ना दूँ। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम की मदद समझ लेते हैं। मार्जिन और कोलैप्सिंग इसको कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, वर्टिकली में होता है, हॉरिजॉन्टली में बात करने का सिर्फ वर्टिकली में बात कर रहा हूँ, मार्जिन टॉप और बॉटम में। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिया मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है, कोई डिव है और नीचे भी एक डिव है। ये डिव पर मैंने दिया मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स, तो देखिए इतना स्पेस क्रिएट कर रहा है, एरो से मैंने दिखाया है। और नीचे वाले को दिया मार्जिन टॉप, यहाँ पर बॉटम भी यहाँ पर मैंने दे दिया है मार्जिन टॉप। ठीक, यहाँ पर दिया मैंने मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, तो मान लीजिए कि ये इतना स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो टोटल स्पेस 15 + 20 70 पिक्सल्स नहीं होगा। पहले देखा जाएगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए 50 ग्रेटर देन है 20 से, मतलब कि 50 पिक्सल्स जिस पर मतलब हम लोग अप्लाई किए हैं वो जीतेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 50 पिक्सल्स विंस, तो कौन सा अप्लाई होगा, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स। थोड़ा लॉजिकली भी सोचते हैं इस तरफ, ये एकदम बिल्कुल सही है, एड्स नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन बॉटम यहाँ पर दिया मैंने 50 पिक्सल्स, ऊपर दिया 20 पिक्सल्स। देखिए यहाँ पर मार्जिन टॉप भी 20 पिक्स, एक तरफ से देखा जाए तो 20 पिक्सल्स है भी, क्योंकि इतना स्पेस है और इसका भी मतलब काम चल जा रहा है कि 50 पिक्सल्स चाहिए और इसका भी काम चल जा रहा है 20 पिक्सल्स चाहिए। ठीक, तो दोनों का काम चल जा रहा है कि लॉजिकली भी सही है, क्योंकि 50 पिक्सल्स दे रहे हैं तो इसका ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझसे इतना दूर है और ये तो कम ही कह रहा है, तो इसीलिए। लेकिन इस तरफ से आप याद रखिए कि जो बड़ा रहेगा, मतलब जिसका वैल्यू बड़ा रहेगा वो वही जीतेगा और उसी का स्टाइल अप्लाई होगा, उसी का मार्जिन अप्लाई होगा। तो इसे कहते हैं मार्जिन कोलैप्सिंग। जब एक मार्जिन एक एलिमेंट का मार्जिन दूसरे एलिमेंट के मार्जिन पर जब कोलैप्स करने लगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, तो देखा जाता है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। जिस एलिमेंट का बड़ा वैल्यू होगा वही जीतेगा और उसी एलिमेंट का मार्जिन फाइनली अप्लाई होगा। कब, जब मार्जिन टॉप और बॉटम में बात चल रही है, मतलब कि वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली में ऐसा नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसे कहते हैं मार्जिन कोलैप्सिंग। तो आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ जान लिया बॉक्स मॉडल इन CSS, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बहुत जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कोर फाउंडेशन है, वही मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और मार्जिन कोलैप्सिंग क्या होता है,
और ये बॉक्स मॉडल का पार्ट 2 था। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं कभी भी बॉक्स मॉडल पार्ट 1 में चाहे बॉक्स मॉडल पार्ट 2 में मैंने कभी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को यूज किया है। तो हम लोग इन दोनों वीडियो में देखा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के साथ बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। तो ये तो सिंपल से काम करता है जो मैंने आपको बता दिया दोनों वीडियोज़ में। थर्ड वीडियोज बॉक्स मॉडल पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि इमेज के साथ, स्पैन के साथ, एंकर टैग के साथ, मतलब कि इनलाइन एलिमेंट्स के साथ बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स के साथ बॉक्स मॉडल अलग ही काम करता है। कभी पैडिंग अप्लाई होगा, कभी नहीं होगा, कभी एक दूसरे के ऊपर बैकग्राउंड कलर चढ़ने लगेंगे, मतलब कि एकदम अलग ही दिखने लगेगा। मतलब कि बहुत अजीब सा उसका कॉन्सेप्ट होता है, तो बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है। उससे मैं अगली वीडियो में बताऊँगा बॉक्स मॉडल का पार्ट 3, तो वह वीडियो देखना मत भूलिएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको टास्क देता हूँ कि बॉक्स मॉडल इन CSS आप इसका डॉक्स पढ़िए, W3 स्कूल्स वेबसाइट पर जाइए, उसका भी देखिए क्या हो रहा है। और वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आर्टिकल सर्च कीजिए, कोई भी देखिए, तो राइट क्लिक कर ओपन कीजिए और देखिए कि इसमें कौन सा यूज हुआ है, बॉर्डर बॉक्स यूज हुआ है कि कंटेंट बॉक्स। अधिकतर वेबसाइट में आपको बॉर्डर बॉक्स ही दिखेगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और इसी तरफ आप चाहते हैं कि इसी तरफ आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो के लिए एक्साइटेड है कि नहीं ये भी बताइएगा। और आपको ज़्यादा अब थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग को बॉक्स मॉडल बाद से लेआउट, बेसिक, अपोजिशनिंग, फ्लेक्सिबल, 3 वीडियो पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग बिगिनर लेवल के 5-6 प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। उसके बाद से जब प्रोजेक्ट्स में कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद ही हम लोग एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक। तो ये 2-3 टॉपिक्स और पढ़ना है, उसके बाद से हम लोग प्रोजेक्ट्स पर आ जाएंगे। तो ये थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको लग रहा होगा कि इसमें तो मैं थोड़ा सा थ्योरी जैसे बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स नहीं बनवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, थ्योरी ही मेन है। इस पर आप लोग पकड़ लेंगे तो प्रोजेक्ट्स तो बन ही जाएंगे। जो इस वीडियो में बताया है ये मैं नहीं बताता। प्रोजेक्ट्स में यदि मैं बताता तो उसमें भी समय लगता और प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा समय लग जाता। और मान लीजिए मैं इसे स्किप कर दे तो आपको दिमाग में हमेशा रहता है कि बॉर्डर बॉक्स क्या है, बॉक्स साइजिंग क्या है, तो आप इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ओवरऑल जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ सीक्वेंस में पढ़ते जाना है। और प्रोजेक्ट्स की चिंता मत कीजिए, प्रोजेक्ट्स में ऐसे ऐसे लेवल के बनवाऊंगा कि आपने किसी भी यूट्यूब चैनल को ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं देखा होगा। बिगिनर लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के, एडवांस लेवल के, मतलब कोई सा भी आपको डिज़ाइन दे दिया जाए HTML CSS से, यदि वो बन जाएगा तो ये ज़रूर आपसे बन जाएगा। HTML CSS का कोई भी डिज़ाइन आप बना लेंगे यदि पूरा ये CSS फुल कोर्स का प्लेलिस्ट फॉलो कर लेंगे तो, ठीक। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट तो करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।